दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव पूरी तरीके से खत्म हुआ है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दी, असम में भी यही कुछ किया गया। लेकिन अब नतीजे क्या आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे या फिर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में तमाम तरह की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली, चाहे वो गोदी मीडिया को मैनेज करना हो या फिर इसी तरीके से लोगों को डराने धमकाने का जो सरकारी गुंडागर्दी सामने आई वो भी आपके सामने है। लेकिन क्या उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के किले को ध्वस्त कर पाएगी या फिर किला फतेह कर पाएगी, ये देखने की बात होगी। अब तमाम कैंडिडेट की जो सांसें हैं वो ईवीएम में कैद हो चुकी हैं। उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। आखिर 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा है, क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी जो पश्चिम बंगाल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्या वो बंगाल जीत पाएगी? क्या ममता के सामने मोदी का जादू चल पाएगा? या शाह जिस तरीके से कहते हैं कि मैं चाणक्य नीति अपनाता हूं, क्या अमित शाह की चाणक्य नीति पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव में काम आ सकेगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल अमित शाह को 440 वोल्ट का झटका देने जा रहा है। हम एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आए हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे कि आखिर सर्वे क्या कुछ कह रहा है और ग्राउंड पर क्या खबरें हैं और किसकी किस राज्य में सरकार बन रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे केरला की, जहां 140 सीटों पर मतदान हुआ है। आप यहां पर साफ तौर पर देखेंगे कि 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए। अब यहां पर एनडीए को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर एक उम्मीद जगी थी कि इस बार केरला में भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ अच्छा कारनामा करेगी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यानी कि केरला में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराने वाली है। मोदी शाह जिस सपने के साथ केरला गए थे, तमाम तरह की चीजें वहां पर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के मन को वो टटोल नहीं पाए और साफ तौर पर राहुल गांधी पर केरला भरोसा करने जा रहा है। 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एलडीएफ गठबंधन को 55 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि जिस तरीके से भाजपा ने वहां पूरी कोशिश कर ली कि अपनी सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन 0 से 3 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी का केरला में खाता भी खुल पाएगा या नहीं, 4 मई को नतीजे आपको साफ तौर बता देंगे। लेकिन केरला से मोदी और शाह की जोड़ी वहां पर चल नहीं पाई है। अब आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की बात करते हैं कि यहां पर किसकी सरकार बनेगी। जिस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी ने यहां पे पूरा जोर लगाया और कोशिश की कि किसी तरीके से तमिलनाडु को जीता जाए। तमिलनाडु में देखिए कि डीएमके गठबंधन को 160 से 180 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कांग्रेस गठबंधन यहां भी मजबूती के साथ एनडीए को मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी को तमिलनाडु में भी बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों क्या लगता है कि एक तरफ पूरे देश में गोदी मीडिया को ले जाकर वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, अब साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि तमिलनाडु में भी डीएमके कांग्रेस गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सरकार बना रहा है। 160 से 180 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर एआईएडीएमके को 55 से 65 सीटें, यानी जो एनडीए गठबंधन है उसको 55 से 65 सीटों पर सिमटना पड़ेगा। क्या मोदी शाह की जोड़ी तमिलनाडु में भी फेल होगी? जिस तरीके से पूरे देश में गोदी मीडिया के जरिए से यह माहौल बनाया जाता है कि हर राज्यों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन 2 राज्यों में अब तगड़ा झटका लगने जा रहा है। केरला में इन लोगों ने सोचा कि वहां पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन वहां पर भी 0 इनके हाथ लगने वाला है। तमिलनाडु में भी सरकार बनाने की मंशा थी, पूरी कोशिश की गई, किसी तरीके से गठजोड़ किया गया, लेकिन वो गठजोड़ अब यहां पर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि एआईएडीएमके को जो एनडीए गठबंधन है 55 से 65 सीटें इसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जिस राज्य में चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां के राज्य के बारे में बात ना करके हिंदू और मुस्लिम करके सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेकर सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार मोदी और शाह की जोड़ी जो है, उनका जो जादू गोदी मीडिया के जरिए से बनाया जाता है कि मोदी मैजिक चल रही है,
वो इस बार नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हमारा एग्जिट पोल असम के बारे में क्या कहता है, जहां पर 126 सीटों पर चुनाव हुआ है। असम जीतने के लिए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना होगा कि सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेकर हिंदू और मुस्लिम करके वहां के चुनाव को जीतना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा, जितना मुसलमानों को मैं परेशान करूंगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है। तमाम तरह की बातें हुई। ममता बनर्जी को वहां से चैलेंज किया गया और इसी तरीके से न जाने क्या कुछ कहा गया। आपने वो भी देखा होगा किस तरीके से बीच चुनाव उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनकी पत्नी के ऊपर 3 देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आई थी वो साफ तौर पर दर्शा रही है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि अगर यहां पर सत्ता परिवर्तन होता है तो हेमंता बिस्वा शर्मा को तुरंत पकड़कर जेल में डाला जाएगा, क्योंकि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर करप्शन का इतना चार्ज है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुराना भाषण याद कराना चाहता हूं जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सह पाता है, मेरे बगल में वो बैठ नहीं पाता है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में थे उनके ऊपर न जाने कितने गंभीर आरोप लगाए, चार्ज लगाए गए। उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो सारे आरोपों से वो धुल जाते हैं, यानी कि भाजपा ज्वाइन करते ही वो सदाचारी बन जाते हैं। जब कांग्रेस में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी, भारतीय जनता पार्टी में आते ही सदाचारी हो जाते हैं। पूरे चुनाव को उन्होंने सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की। हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव वहां पर लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से वहां चुनाव लड़ा है। नतीजे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है कि असम से भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार जाती है तो हेमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन एग्जिट पोल हमारा जो कह रहा है उसमें आईएनसी को 45 से 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी असम में एक बार फिर से वापसी कर रही है, 60 से 75 सीट। लेकिन यह बहुत ही करीबी मामला है। अगर कुछ और सीटों पर हेराफेरी होती है या वहां बदलाव होता है तो कांग्रेस की सरकार भी यहां पर बन सकती है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ भी चुनाव लड़ी, उसको 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक समय में एआईयूडीएफ के तकरीबन 15 से 20 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज वो पार्टी लगातार घटती चली जा रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल खुद लोकसभा का चुनाव 2 मिलियन वोटों से हारे थे, 20 लाख वोटों से। जरा आप सोचिए कि अब उनकी पार्टी लगातार असम में कमजोर होती चली जा रही है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं जिस पर बात की जानी चाहिए कि आखिर एआईयूडीएफ जिस पर असम के लोगों ने इतना भरोसा किया था, उसके बाद वो कैसे इतना कमजोर होती चली जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का सीधा कनेक्शन हेमंता बिस्वा शर्मा से निकाला गया कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बयान दे रहे थे, उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, तब मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी खामोश बैठी थी। इसलिए आज असम का मुसलमान उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उनको 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 60 से 75 और कांग्रेस यहां पर 45 से 50 या उससे ज्यादा उसकी सीटें हो सकती हैं, यानी कि पूरी तरीके से करीबी मामला है। अगर कुछ सीटों पर हेराफेरी होती है, बदलाव होता है या कहीं पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो कांग्रेस की सरकार असम में भी बन सकती है। लेकिन अभी हमारा जो एग्जिट पोल को बता रहा है कि असम में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। अब आते हैं कि सबसे बड़ा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। मोदी और शाह की जोड़ी ने बंगाल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। टीएमसी के नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को स्पेशल वहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, ताकि जिस तरीके से टीएमसी के लोग निकलकर वोट करते हैं वो वोटिंग ना होने पाए। चुनाव आयोग के नाक के नीचे तमाम तरह की चीजें होती रही, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मेरी गाड़ी की चेकिंग होती है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी और शाह की कार को रोक सके, उसकी चेकिंग कर सके। जिस तरीके से भय के माहौल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है दोस्तों, उसके बावजूद भी
टीएमसी की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। पूरा जोर लगाया गया कि पश्चिम बंगाल किसी भी सूरत में जीता जाए, लेकिन एग्जिट पोल ने साफ तौर पर मोदी शाह को बड़ा झटका दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही दोस्तों। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट यहां पर मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं और लेफ्ट को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले मुकाबले इस बार कुछ अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत बाद राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पहुंचे और उसके बाद सीधे तौर पर उनका जो निशाना था वो ममता बनर्जी पर था। साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बाकी नहीं रह गया है, यहां पर टीएमसी के नेताओं की गुंडागर्दी चलती है और पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से पूरे देश को मोदी चला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी बंगाल को चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये सीधे तौर पर आरोप राहुल गांधी ने लगाया और अपना कैडर मजबूत करने की पूरी चुनाव में कोशिश करते रहे। 1 से 2 सीटें इनको मिल सकती हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो पूरा तंत्र लगाकर पश्चिम बंगाल जीतना चाहती थी, मोदी शाह की जोड़ी ने कई दिनों तक वहां पर कायम किया। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था कि गुजरातियों को हम यहां पर आने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को यहां की जनता खदेड़ कर रहेगी। अब देखिए एग्जिट पोल में 2 एग्जिट पोल हमारे पास है, उसमें 60 से 70 सीटें और दूसरे में 90 से 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर टीएमसी को 180 से 200 सीटें और दूसरे में 140 से 160 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी दोस्तों दोनों अनुमान है। अब बंगाल लेकिन जो जीतने की कोशिश मोदी और शाह ने की थी, कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर चुका है। अब दोबारा से उनको बंगाल जीतने की कोशिश करनी होगी और इस चुनाव में तमाम तरह की कोशिशें कर ली गई, चाहे वो हिंदू और मुसलमान करना हो। आपको याद होगा कि भाजपा के नेता दूसरे राज्यों में गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, एक विशेष समुदाय की लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बंगाल में आप देखेंगे किस तरीके से कहते हैं कि आप गौमांस खा सकते हैं लेकिन घर में रहकर। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप खाइए लेकिन घर में रहकर खाइए, और फिर मछली खिलाने की बात होती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र इस चुनाव में देश के सामने आ गया है कि दूसरे राज्यों में कुछ और कहते हैं, लेकिन बंगाल और असम जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। यहां तक कि उनके एक सांसद ने कह दिया कि सनातन खतरे में है, इस बार भाजपा को वोट दीजिए, अगर भाजपा नहीं आएगी तो सनातन खत्म हो जाएगा। जरा आप सोचिए, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं किया। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि वो निष्पक्ष हैं, उसके बावजूद भी उनके नेताओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। टीएमसी यहां पर बंगाल में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मोदी शाह का खदेड़ा एक बार फिर से बंगाल से हो चुका है। और ममता बनर्जी ने जो पहले दिन से कह दिया था कि जितनी भी कोशिश कर ली जाए बंगाल तो वो कभी भी नहीं जीत सकते हैं। अब आते हैं पुडुचेरी पे, जहां पर आईएनसी गठबंधन यानी कि कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 18 से 20 सीटें आ रही हैं, एनडीए को 7 से 10 सीटें दोस्तों मिल रही हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ है, कई राज्यों में मजबूती के साथ वो अपना कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों जिस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया गया, उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने उनको एक बार फिर से नकार दिया है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से सुपड़ा साफ होने वाला है। जो ये कोशिश की गई कि सत्ता इस बार बदल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, लेकिन एग्जिट पोल ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा को बंगाल में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।